प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। बच्चों अब तक के लेसन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। हमने स्टार्टिंग करी थी सबसे पहले कणों के निकाय को समझने से, फिर उसके बाद उसकी अलग अलग तरीके की गतियों के बारे में बात करी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से ये चैप्टर हमारे रेखीय गति से रिलेटेड है। जैसे वहां पर अपन विस्थापन, वेग, त्वरण पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे अपन कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण पढ़ते हैं। फिर अपन ने दो नई टर्म और प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी, प्रीवियस और उससे प्रीवियस क्लास में। एक पढ़ा था अपन ने बलागुण, जिसको अपन टॉर्क बोलते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक था। और उसके अलावा अपन ने पढ़ा कोणीय संवेग बच्चों, ठीक है। अब इसी को अपन थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं और आज बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले अपन कणों की साम्यावस्था। तो हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 7 के बारे में, ठीक है बच्चों। जिन्होंने भी पहले के लेसन नहीं देखे हैं वो जरूर से देख लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दड़ों का संतुलन, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, कि किस तरीके से कण जो है वो साम्यावस्था में रहते हैं या संतुलन में रहते हैं। सीसॉ देखा होगा ना आप लोगों ने, देखिए दोनों तरफ इक्वल वेट रख दो या तराजू में दोनों तरफ इक्वल वेट रख दो तो वो कैसे बैलेंस रहता है। तो उसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक गर्ल जो है बॉटल खोलती हुई दिख रही होगी, तो अपन ने कुछ बल युग्मों के बारे में पढ़ा था, वो भी बात करने वाले हैं। डायग्राम में देखो एक रॉड आपको किस तरीके से पुली के थ्रू एकदम कैसे बैलेंस हुई भी दिख रही है। इन सारी चीजों के बारे में अपने को आज बात करनी है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से। तो देखो किसी भी पिंड पर दो तरीके के बाह्य बल लग सकते हैं। पहला जो है बाह्य बलों की वजह से दो तरह की गतियां हो सकती हैं। पहली गति हो सकती है रेखीय गति, कि जैसे मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल को मैंने धक्का दिया तो आगे चली गई, ठीक है। तो इसे मैंने इसको धक्का दिया तो इसमें जो गति हुई कौन सी गति थी? रेखीय गति, जो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? जब हम इसके ऊपर कोई ना कोई बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है। दूसरी गति हो सकती है हमारी घूर्णन गति। अब मान लो जैसे ये बॉटल एक जगह से पिवोटेड है, मतलब किलकित है, जैसे गेट होता है, तो मैंने बल लगाया तो इसमें कौन सा मोशन हुआ? रोटेशन मोशन, यानी घूर्णन गति। तो किसी भी वस्तु में दो तरीके की गतियां संभव है। पहला है रेखीय गति, जिसके बारे में अपन ने चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 में पढ़ा, और एक है आपकी घूर्णन गति, जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु में इन दो तरीके की गतियां हो सकती हैं। तो अगर हम वस्तु को साम्यावस्था में लाना चाहते हैं, यानी अगर हम पिंडों को संतुलित करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से इन बलों को बैलेंस करना पड़ेगा, इन बलों को हटाना पड़ेगा या संतुलित करना पड़ेगा। अगर हम इन बलों को संतुलित कर देंगे तो वस्तु ऑटोमेटिकली साम्यावस्था में आ जाएगी। देखिए कैसे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दृढ़ पिंड के संतुलन का क्या मतलब है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया। देखिए एक दृढ़ पिंड साम्यावस्था की अवस्था में होता है या साम्यावस्था में होता है यदि इस पर कार्यरत सभी परिणामी बाह्य बल की वजह से, मतलब जो भी उसके ऊपर बल लग रहे हैं उसकी वजह से उसकी रेखीय गति और घूर्णन गति बंद हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो सीसो है ना, यहाँ पे भी जितना, मतलब मान लो ये भी 40 किलो का बच्चा बैठा है, यहाँ पे भी 40 किलो का बच्चा बैठा है। अब सीसो बिल्कुल बैलेंस है, ऑल ऐसी बात नहीं कि उसके ऊपर बल नहीं लग रहा है। इस ये जो बच्चा बैठा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, यहाँ पे जो बच्चा बैठा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, लेकिन ये बॉडी बैलेंस है। मतलब इस पे बाह्य बल तो लग रहे हैं, लेकिन वो खुद को इस तरीके से एडजस्ट करके बैठे हैं कि इसमें ना तो रेखीय गति हो रही है ना ही घूर्णन गति हो रही है। तो इस तरीके के सिस्टम को या इस तरीके के निकाय को अपन बोलते हैं कि वो क्या है? संतुलित है या साम्यावस्था में, ठीक है बच्चों। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, यही है कि किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था का क्या मतलब है कि वो अवस्था होती है यदि पिंड पर कार्यरत परिणामी बाह्य बल के कारण जो रेखीय और घूर्णन अवस्था जो है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, चाहे उसके ऊपर बाह्य बल लग रहे हो चाहे नहीं लग रहे हो, ठीक है। अगर लग रहे हैं तो बैलेंस करना है इस तरीके से कि उसकी रेखीय गति और घूर्णन गति में परिवर्तन ना हो या हो ही ना, ठीक है। मान लो कि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है, या गोल 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 घूम रहा है, और आपने बाह्य बल इस तरीके से लगाया कि उससे उसके जो रेखीय गति वो कर रहा था या जो घूर्णन गति कर रहा था एक समान रूप से वो चेंज ना हो, तो उसको अपन बोलेंगे कि वो संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम चाहते हैं वस्तु को साम्यावस्था में रखना तो दो तरीके की साम्यावस्थाएं पॉसिबल होती हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि किसी दृढ़ पिंडों पर अगर हम बहुत सारे बल लगा रहे हैं तो दो तरीके की साम्यावस्था हो सकती है। पहला है रेखीय और दूसरा है घूर्णन।
पहला है रेखीय साम्यावस्था और दूसरा हमारे पास घूर्णन साम्यावस्था। रेखीय साम्यावस्था का क्या मतलब होता है? रेखीय साम्यावस्था का मतलब है कि अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो आप उस पर बाह्य बल इस तरीके से लगाओ कि उसकी रेखीय गति किसी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो। मतलब अगर वो मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में चल रहा है तो इस दिशा में चलता रहे, ठीक है ना, मतलब उसकी रेखीय गति किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे घूर्णन साम्यावस्था का क्या मतलब है कि मान लो एक पंखा जो है वो 20 रेवोल्यूशन पर मिनट की दर से घूम रहा है, मतलब 1 मिनट में 20 बार घूम जाता है, और आप उस पर मतलब कैसे भी बल या बलाघूर्ण लगा रहे हो, लेकिन उसका जो 20 मीटर प्रति सेकंड का घूर्णन है ना वो चेंज नहीं हो रहा, तो अपन क्या बोलेंगे? वो घूर्णन साम्यावस्था में। ठीक है, दोनों को एक एक में और डिटेल में देखते हैं और फिर इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके समझेंगे कि कैसे चीजों को रेखीय और घूर्णन साम्यावस्था में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपन किसके साथ? रेखीय साम्यावस्था के साथ। ठीक है, तो देखिए साफ साफ लिखा है रेखीय साम्यावस्था में क्या भाई, यदि कोई दृढ़ पिंड या मतलब दृढ़ पिंड जो है स्थिर भी हो सकता है या वो नियत वेग से गतिशील हो, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो स्थिर हो या हो सकता है वो नियत वेग से गतिशील हो, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है हो, तो दृढ़ पिंड रेखीय साम्यावस्था में होता है अगर उस पर लगने वाले बलों का सदिश योग 0 हो। बेसिकली उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आप उस पर भले बल लगाओ, मान लो ये बॉटल थी, एक तरफ से शान भैया ने एक तरफ से मैंने खींची, हम दोनों ने बल लगाया, लेकिन ये जो बॉटल है ना अपनी जगह से कहीं गई नहीं। ठीक है ना, बल लगा नो डाउट, लेकिन वो बल है ना इस तरीके से लगा कि सारे बलों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, मतलब इस पे लगने वाले ओवरऑल जो फोर्सेस थे, जो बल थे, वो 0 हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बलों का सदिश योग 0 है, इसका मतलब समीशन ऑफ एफ। ठीक है ना, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता वो समझ लो कि भाई एक वस्तु है, इस वस्तु पे आपने दुनिया भर के बल लगाए, F1, F2, F3, Fn, है ना, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए या 10 लगाए, डजंट मैटर। तो मान लेते हैं ऐसे अपन ने n बल लगाए, है ना, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इन सब का जो सदिश योग है, इन सब का सदिश योग जो है यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और अप टू कहां तक जोड़ना इनको, Fn तक। 2 बल है तो 2 बल जोड़ के छोड़ दोगे, 3 है तो 3 बल जोड़ दोगे, 4 है तो 4 जोड़ दोगे, 10 है तो 10 जोड़ दोगे। इन सब का सदिश योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वस्तु रेखीय साम्यावस्था में, मतलब उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये रॉड है ना, कोई रॉड है, एक इंसान इस रॉड को, मतलब मान लो कि भाई यहां से इसको कोई खींचने की कोशिश कर रहा है दो तरफ से, मतलब ये बॉटल थी, इसको एक तरफ से ऐसे ही ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था। ठीक है, अगर बल ऊपर की तरफ ही लग रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। रेखीय साम्यावस्था में नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मान लो बीच में से एक और बल मैंने लगा दिया और उस बल ने क्या करा, ऊपर वाले बलों को बैलेंस कर दिया। मान लो यहाँ पे बल लग रहे थे F1 और F2 और आपने नीचे एक बल लगाया F3, और मान लो ये F3 बल जो है वो F1 और F2 के योग के बराबर है। मान लो जैसे यहाँ पे 2 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन का बल लग रहा है और नीचे 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो देखो ऊपर जितना बल लग रहा है ना, कितना, 5 न्यूटन, उतना ही बल नीचे भी लग रहा है। मतलब वस्तु ना तो ऊपर जा पा रही है ना तो नीचे जा पा रही है, वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रह गई। क्यों? क्योंकि उस पर लगने वाले नेट फोर्सेस कितने हैं? 0। क्योंकि ऊपर कितने बल लग रहे हैं? 2 + 3 और नीचे कितने लग रहे हैं? 5। इनका योग करा तो 0। ध्यान रखिएगा क्योंकि दिशा अलग है ना, इन दोनों की दिशा ऊपर है तो दोनों को धनात्मक लिया, इसकी दिशा विपरीत है इसलिए इसको ऋणात्मक लिया। इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है सदिश योग, सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, मतलब एक दिशा को धनात्मक मान लिया, एक को ऋणात्मक। जरूरी नहीं कि अब ऊपर वाले को धनात्मक मानो, दिल करे तो नीचे वाले को मान लो। ठीक है, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। तो नीचे वाले को धनात्मक माना तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, या ऊपर वाले को धनात्मक माना तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के कोई भी एक दिशा धनात्मक होनी चाहिए और दूसरी ऋणात्मक, बस ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो देखो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इसका मतलब वस्तु रेखीय साम्यावस्था में है। ठीक है,
तो अगर हो तो हम बोलेंगे कि वो जो भी वस्तु है वो रेखीय साम्यावस्था में, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जिस वेग से गतिशील है उस वेग से चलती रहेगी। यहाँ स्थिर चुपचाप बैठे कुछ नहीं बोल रही तो चुपचाप बैठी रहेगी। ठीक है, चलो अब देखो, तो बुक्स में कुछ अजीब अजीब सी चीजें लिखी होती है, जैसे सिग्मा एफ बराबर 0। तो देखो इस सिग्मा एफ का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सिग्मा का मतलब है हम सारे बलों का सदिश योग कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा एफ वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो हम सारे जो बल हैं उनका सदिश योग कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिग्मा लिखना मैंने पहले की क्लासों में सिखा रखा है। इस आई की वैल्यू 1 रखी, F1 वेक्टर, फिर सिग्मा की वजह से प्लस, फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी 1 से लेकर के n तक, 1 2 3 4 5 6 n। n का मतलब 10 है, 20 है, 12 है, जो भी है वो आप रख दो। ठीक है ना। साथ के साथ हम बोलते हैं x दिशा में उस पे लगने वाले सभी बल, y दिशा में उस पे लगने वाले सभी बल, और z दिशा में उस पे लगने वाले सभी बल अगर 0 हैं तो वो साम्यावस्था में होगी। ये क्या बता रहे हैं, f ऑफ x का मतलब क्या है, x दिशा में लगने वाले बल। मान लो कि भाई जैसे वस्तु 3D में रखी हुई है ना, वस्तु कोई 3D में रखी हुई है, तो x में कुछ अलग बल लग रहा है, y में कुछ अलग लग रहा है, या z में कुछ अलग लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, x दिशा में भी बल 0 होने चाहिए, y दिशा में भी बल 0 होने चाहिए, और z दिशा में भी बल 0 होने चाहिए अगर लग रहे हो तो। वैसे हमारे सिलेबस में एक ही दिशा में लगेंगे, जनरली y में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ y में लगेंगे, x में भी लग सकते हैं, z में जनरली नहीं आते। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि किस तरीके से x, y और z के अंदर बलों को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। इन शॉर्ट, वस्तु पे लगने वाला बल 0 तो वो रेखीय साम्यावस्था में होगी, मतलब ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, वो जिस ट्रैक पे चल रही है उसी ट्रैक पे चलती रहेगी। यहाँ चुपचाप बैठी है तो वो चुपचाप ही बैठी रहेगी। ठीक है, चलो, तो ये होता है बेटा रेखीय साम्यावस्था का मतलब। अब हम पढ़ेंगे आगे घूर्णन साम्यावस्था। तो घूर्णन साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि अगर वस्तु स्थिर है, भाई पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है कि वस्तु स्थिर हो, या अगर वो नियत कोणीय वेग से गतिशील हो। पहले हमने क्या बोला था, नियत वेग से गतिशील हो। अब हम इस चैप्टर में बोल रहे हैं कि वेग को किसने रिप्लेस करा, कोणीय वेग ने। तो पहले वेग 0 था, अभी कोणीय वेग 0 है। तो अगर वो स्थिर है या नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ठीक है, किसी भी एक अक्ष के चारों तरफ एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तब हम क्या बोलेंगे कि वो घूर्णन साम्यावस्था में होगी। कब, जब उस पे लगने वाले सारे बलाघूर्णों का सदिश योग 0। तो वहां पे बल 0 होने चाहिए थे, यहां पे बलाघूर्ण 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु में रेखीय गति को कौन प्रभावित करता है, बल। बल की वजह से इसमें त्वरण आता है। इसी तरीके से घूर्णन गति के केस में वस्तु में जो त्वरण जो होता है ना हमारा कोणीय त्वरण, वो क्यों उत्पन्न होता है, उस पे लगने वाले बलाघूर्ण की वजह से। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बलाघूर्णों का सदिश योग 0 होना चाहिए। समीशन ऑफ टाउ जो है, या टाउ वेक्टर आप लिख लें, वो 0 होना चाहिए। ठीक है ना, समझाते हैं। जैसे देखो सीसो होता है ना, और सीसो एक पॉइंट है ना पिवोटेड, इस तरीके से पिवोटेड होता है। पिवोटेड का मतलब किलकित होता है, उसके अबाउट वो घूम सकता है। जैसे गेट, अब मान लो होता है ना, जैसे गेट है, कोई गेट को अंदर से खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा बंदा गेट को बाहर से उतने फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है गेट खुलेगा, नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि एक बंदा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज में, तो उस पर लगने वाला नेट बलाघूर्ण कितना हो गया, 0, क्योंकि एक दिशा में उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है और एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में उसमें घूर्णन गति होगी नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखो, सीसो होता है ना, उस सीसो के अंदर मान लो ये हमारी पहली चेयर, दूसरी चेयर है ना, यहाँ पे हम जो हैं शान भैया को बैठा देते हैं। तो ये शान भैया को मैंने यहाँ बैठा दिया, मस्त है ना, और यहाँ पे एक तरफ हम हमारे फिरोज भैया को बैठा देते हैं, है ना। तो शान भैया और फिरोज भैया दोनों मस्त एकदम इक्वल बैठ के, तो है ना, अभी मान लो इनका वेट भी 50 किलो है और इनका वेट भी 50 किलो है,
क्योंकि अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है उनको, कितने बल से, mg। तो m तो द्रव्यमान था और g 10 का मान था, मतलब इनकी तरफ से 500 न्यूटन का बल लग रहा है, इनकी तरफ से भी 500 न्यूटन का बल लग रहा है। अब जो शान भैया हैं वो ये जो हमारा जिसके ऊपर बैठे हैं सीसॉ पे, ये इसको कैसे घुमाना चाहते हैं, देखो ऐसे, है ना, ऐसे तो घुमाएंगे, यूं घुमाने की कोशिश करेंगे। भाई अगर यहाँ पे बल नहीं लग रहा होता, ये ऐसे होता, अगर शान भैया पे बल लगाते तो यूं घूम जाता ना, ऐसे देखो, ये यूं घूम जाता, यूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो शान भैया इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिरोज भैया जो हैं वो देखो कैसे घुमाएंगे। अब मान लो शान भैया नहीं बैठे, ये पेंसिल को आप सीसॉ मान लो, फिरोज भैया बैठे हैं तो कैसे घुमेगा, ऐसे, ठीक है, तो कैसे घुमाइए, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इनकी वजह से कैसे घुमाइए, क्लॉकवाइज, और इनकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने भी उतना ही बलागुण उत्पन्न करा जितना इन्होंने करा था। तो कुल मिला के नेट बलागुण इस पे कितना लग रहा है, 0। यानी ये जो आपका रॉड है, यानी जिसपे बैठे हैं सीसॉ पे, वो कहीं नहीं जाएगी। तो हम बोलेंगे कि किस में है, घूर्णन साम्यावस्था में, मतलब इसमें घूर्णन गति उत्पन्न नहीं होने वाली। ठीक है, एक और एग्जांपल जो मैंने आपको दिया गेट वाला, एक जना बाहर से खींच रहा है, आप उसको अंदर से खींच रहे हो, मैं गेट नहीं खोलूंगा, बोले खोलना पड़ेगा, तो गेट खोलने की दोनों तरफ से कोशिश जारी है और गेट नहीं खुला, तो मतलब वो घूर्णन साम्यावस्था में, उस पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। सेम चीज हम यहाँ पे बोलेंगे, वही x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में लगने वाला बलागुण क्या होना चाहिए, 0। तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये हमारा z हो गया। ठीक है, तो तीनों जो हमारे दिशाएं हैं x, y और z, इनमें लगने वाला बलागुण क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आई होप सबको यहां तक बात क्लियर हो गई है। चलो आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उससे पहले हम एक चीज समझ रहे हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी आंशिक साम्यावस्था। आंशिक साम्यावस्था का क्या मतलब है, हो सकता है वस्तु रेखिक साम्यावस्था में हो लेकिन घूर्णन साम्यावस्था में ना हो सकता है वो घूर्णन साम्यावस्था में हो लेकिन रेखीय साम्यावस्था में ना हो। मतलब अगर वस्तु दोनों में से किसी एक साम्यावस्था में, या तो रेखीय या तो घूर्णन, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि वो आंशिक साम्यावस्था में। और अगर दोनों ही साम्यावस्था में, तो हम बोलेंगे कि वस्तु पूरी तरीके से बैलेंस्ड है या साम्यावस्था में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एक पिंड आंशिक साम्यावस्था में होता है यदि वह रेखीय साम्यावस्था में हो परंतु घूर्णन साम्यावस्था में ना हो, या फिर घूर्णन साम्यावस्था में हो लेकिन रेखीय साम्यावस्था में ना हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये रहा, अब ये रॉड है, एल लेंथ की एक रॉड थी, इसको बीच में से पिवोटेड कर दिया। पिवोटेड मतलब इसके अबाउट ही घूम सकता है ऐसे, है ना, जैसे रॉड है ऐसे घूम सकता है इसके अबाउट, तो ये पिवोटेड हो गया, तो इसके अबाउट ही घूम सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई देखो यहाँ पे जब आपने इसके ऊपर बल लगाया और इस पे बल लगाया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बल लगा और यहाँ पे एक बल लगाया, तो इस पे नेट बल कहाँ लग रहा है, नीचे। कितना लग रहा है नेट बल, नीचे 2F। नीचे की तरफ कुल बल कितना लग रहा है, 2F। ऊपर की तरफ कोई बल नहीं लग रहा। इसका मतलब ये जो है वो रेखीय साम्यावस्था में तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल नेट फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे लग रहा है, और वो 2F का लग रहा है। इसका मतलब ये रेखीय साम्यावस्था में नहीं है, तो रेखीय साम्यावस्था तो नहीं मिली, रेखीय साम्यावस्था इसमें ये नहीं है। लेकिन नोटिस करो, अगर मैं इसका टॉर्क निकालता हूं, ध्यान से सुनना, टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, बल और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी। ठीक है, अब देखो ये जो बल है ना, इसके ऊपर कितना लग रहा है, इसके ऊपर बल लग रहा है F, और घूर्णन अक्ष ये रहा इसका घूर्णन अक्ष, इससे दूरी कितनी है, L/2। तो टॉर्क कितना उत्पन्न करा इसने, F × L/2। लेकिन ये इसको कैसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, यूं घुमाएगा ये, यूं, तो इसकी वजह से टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको बोला था अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको धनात्मक लेते हैं। आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आपको जचे जैसे लिखो, बस एक को क्लॉकवाइज मतलब एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानना है। बुक्स जितनी भी आप रेफरेंस बुक देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे या कुछ भी देखोगे, उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव।
अगर आपका दिल लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी भी एक चीज को पॉजिटिव लेना है और दूसरे को नेगेटिव। ठीक है, अच्छे के लिए तो मैं ये बता रहा हूं, एक मान ही लो ना कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टॉर्क है वो कितना हो गया, FL/2 पॉजिटिव, और ये वाला देखो बल कितना है इसके ऊपर जो लग रहा है वो है F, और घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, L/2। अब ये कैसे घुमा रहा है इसको, देखो क्लॉकवाइज, ये देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे कोई बैठा तो ये देखो क्लॉकवाइज घूम गई पेंसिल, तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेट टॉर्क कितना हो गया इसके ऊपर, कुल बलागुण 0, यानी ये घूर्णन साम्यावस्था में तो है। भले ही हमारी रेखीय साम्यावस्था में ना हो लेकिन घूर्णन साम्यावस्था में है, इसका मतलब इसको अपन बोलेंगे ये आंशिक साम्यावस्था में। ठीक है, मतलब किसी एक चीज को फॉलो कर रही है, तो रेखीय में भले ना हो लेकिन घूर्णन साम्यावस्था में है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो इसका। हाँ, अब इसके अंदर देखो ये पेंसिल पे पहले बल दोनों नीचे लग रहे थे, अभी एक बल ऊपर लग रहा है और एक बल नीचे लग रहा है। तो देखो अगर मैं देखूं कि वस्तु पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो देखो जितना बल ऊपर लग रहा है ना F, उतना ही बल नीचे भी लग रहा है, यानी कुल बल जो है इस पे लगने वाला वो 0 है। एक को धनात्मक मानोगे, एक को ऋणात्मक, तो मान लो ऊपर वाला धनात्मक है तो नीचे वाला ऋणात्मक होगा, तो कुल बल कितना हो गया, 0। इसका मतलब इस बार ये रेखीय साम्यावस्था में है, रेखीय साम्यावस्था में है ये। लेकिन अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करूं तो देखो ये भी इसको कैसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखो ऐसे, और ये भी इसको कैसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस बार जब मैं टॉर्क निकालूंगा तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, F, और घूर्णन अक्ष से दूरी L/2, तो F इंटू L/2, कैसे घुमा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। ये भी देखो F और दूरी कितनी है, L/2, ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया हमारे पास FL, और ये टॉर्क कैसा हो गया, धनात्मक। इस बार ये घूर्णन साम्यावस्था में नहीं है, जैसे पहले वो रेखीय में नहीं था लेकिन घूर्णन में था, इस बार उल्टा है, वो घूर्णन में नहीं है लेकिन रेखीय में है, घूर्णन साम्यावस्था में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपन जज कर सकते हैं कि वस्तु किस साम्यावस्था में है, मतलब आंशिक में है या वो पूरी तरीके से साम्यावस्था में। ठीक है, ओके बच्चों, तो आई गेस यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि साम्यावस्था का मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, दो तरीके के इक्विलिब्रियम है, रेखीय और घूर्णन। ठीक है, अगर वस्तु दोनों ही साम्यावस्था में तो उसको बोलेंगे हम कि वो संतुलन में बैलेंस्ड है। अगर किसी एक ही साम्यावस्था में तो उसको अपन आंशिक साम्यावस्था बोलेंगे, जैसे इस वाले में देखा और प्रीवियस वाले में। ठीक है, अब चलते बच्चों आगे विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। अब अपन बात करते हैं बल युग्म के बारे में, यानी कपल ऑफ फोर्सेस के बारे में। वैसे मैंने आपको बताया था कपल ऑफ फोर्सेस क्या होता है, एक ही वस्तु पर दो ऐसे बल लग रहे हैं जो कि उसको सेम दिशा में घूर्णन कराएंगे लेकिन लगेंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखें, पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन, फिर मैं आपको अच्छे से फील कराऊंगा। चलो फील करा देता हूं। पहले ये बॉटल है, इस बॉटल को खोलने के लिए जब हम खुद ही देखो, जब हमें एक शुरू से हैबिट है ना, इस बॉटल को कैसे खोलते हैं अपन, ऐसे। हमने इसको पकड़ा है, देखो पकड़ने के बाद अपन ऐसे इसको खोलते हैं। हम बल लगा रहे हैं ना, बलों का युग, एक्चुअली हम एक बल नहीं लगा रहे हैं, बलों का युग में लगा रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, और इसको ऐसे पकड़ रखा और फिर खोलते हैं, यूं खोलते हैं। तो ये क्या लग रहा है, बलों का युग में लग रहा है ना। बंद करने के लिए भी सेम चीज करते हैं, या ऐसे भी कर रहे हैं तो भी बहुत सारे बल एक साथ इस पर लग रहे हैं। बल युग्म का मतलब क्या होता है, जब हम दो फोर्सेस जो हैं एक वस्तु पे लगा रहे हैं घूर्णन गति कराने के लिए, लेकिन दोनों मतलब एक बल, जैसे बॉटल का ढक्कन है, चलो पिक्चर नहीं चाहता तो आ गई। तो जैसे ही गर्ल खोल रही है, ठीक है, अपनी बॉटल का ढक्कन। सो नोटिस करिए, जब हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, ये थोड़ा बड़ा बनाया मैंने फील कराने के लिए, तो एक यहां से हम खोलते हैं और एक हम यहां से खोलते हैं। सो एक बल यहां लगता है और एक बल पीछे लगता है ना। एक यूं खोल रहे हैं, एक बल आगे लग रहा है, एक पीछे लग रहा है। बेसिकली रोटेट तो ऐसे ही होगी बॉडी, लेकिन बलों का एक युग्म लग रहा है, कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है,
सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। डेफिनेशन देख लो, इसको हटाते हैं पहले, मैडम को बाद में बुलाएंगे, हाँ मैडम को भेजो। तो बलों का एक विशेष संयोजन जो गति के लिए पूर्णतः मुक्त किसी पिंड को घुमाते हैं, ठीक है ना। बलों का एक ऐसा युग्म, एक पेयर जो कि किसी भी मुक्त वस्तु को रोटेट करा दे, घूर्णन गति करा दे, उसको हम बोलते हैं बल युग्म। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बलाघूर्ण और फिर इसमें क्या अंतर है? वो भी तो यही करता है, छोटा सा अंतर है, वो देखेंगे, घबराए ना। तो ये बॉटल का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, फील करा दिया, रियलिटी में दिखा दिया, ठीक है। चले, बल युग्म में दो बलों का संयोजन होता है जो परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होते हैं, जो जिनकी क्रिया रेखा समान नहीं होती है। क्रिया रेखा क्या मतलब है कि अगर एक तरफ से यहां फोर्स लग रहा है तो एक तरफ से पीछे, सो बेसिकली उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है ना, एक दिशा नहीं होगी। तो बलों का युग्म है जिनका परिमाण समान है, दिशा जो है विपरीत है, लेकिन और साथ के साथ उनकी क्रिया रेखा भी भिन्न है, ठीक है, और लेकिन घुमा एक ही डायरेक्शन में रहे उस चीज को। अच्छा, बलों का प्रभाव बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। जैसे बलाघूर्ण था, ये था बल युग्म आघूर्ण, ठीक है ना। तो आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते बेटा मूवमेंट, तो कपल फोर्स मूवमेंट, ठीक है ना। ये अपन लिखा ना कपल फोर्स, और इसको अपन बोलते हैं मूवमेंट, तो कपल फोर्स मूवमेंट बोलेंगे इसको, बल युग्म आघूर्ण। मेन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग मोस्टली टाइम बल और बलाघूर्ण को और ये बल युग्म को एक ही मान लेते हैं, एक ही, नो डाउट, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे बलाघूर्ण क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहां पे बल लगाया, घूम गई ना वस्तु, दो बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप घूम गई। मतलब एक बल लगाने से दूसरा बल अपने आप उत्पन्न हुआ, मतलब बलों का युग्म अपने आप उत्पन्न हुआ, मैंने नहीं करा, मैंने तो सिर्फ एक तरफ से बल लगाया था, दूसरी तरफ से अपने आप घूम गई, दूसरी तरफ से अपने आप घूमी, मतलब दूसरा पार्ट अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, मैंने प्रोड्यूस नहीं करा है बलाघूर्ण के केस में। जबकि बलों के युग्म में हम बल जो लगा रहे हैं, एक यहां से एक यहां से, दोनों तरफ से ऐसे लगाया जा रहा है, घूम रही है वस्तु, लेकिन बलाघूर्ण में एक बल लगाने से भी वस्तु घूम जाती है, ठीक है। सामान्यतः बल युग्म एवं बलाघूर्ण समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर यह है, बेसिक डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि बल युग्म बनाने वाले दोनों बल बाह्य बल होते हैं, दोनों में एक्सटर्नली लगा रहे हैं, जबकि बलाघूर्ण में एक बल बाह्य होता है, मतलब एक बल मैंने लगाया और एक सिस्टम में खुद ब खुद प्रोड्यूस हो, कोई बाहर फोर्स, बाह्य फोर्स नहीं लगा। मैंने जब बल लगाया ना तो ये अपने आप प्रोड्यूस हुआ, कोई बाहर से आगे नहीं लगा रहा है, उसने कोई जादू से नीचे से उसको धक्का दे रहा, अपने आप हो जाता है, तो ये बलाघूर्ण होता है, ठीक है। तो आई होप सबको डिफरेंस समझ आ गया होगा। बल युग्म के बहुत सारे उदाहरण, जैसा किसी बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए हम बल युग्म का यूज करते हैं, जो अपन ने पीछे देखा, ठीक है। इसके अलावा बंद नल को खोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नल को बंद करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। डायग्राम से फील आएगा, देखो ये जो डायग्राम, अच्छा डायग्राम नहीं डाला क्या मैंने, चलो अभी देखो, अभी डाला मैंने, तो देखो जैसे ये नल है, इस नल को खोलने के लिए या बंद करने के लिए एक बल यहां लगता है और एक बल यहां लगता है, ठीक है ना। टूटी टूटी जिसको बोलते हैं, हिंदी में टूटी बोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए दोनों के केस में एक बलों का युग्म लगता है, ठीक है ना, कपल ऑफ फोर्सेस लगता है, जो उसको ऐसे घुमाना है। मान लो ये वस्तु है ना, जैसे ये नल का वो ऊपर वाला पार्ट है, तो यूं पकड़ के अपन ऐसे घुमाते हैं, यूं, ठीक है। चाहे कैसा भी नल हो, चाहे ऐसा वाला नल हो जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, या फिर ऐसे नल हो, सारे नलों के अंदर खोलने या बंद करने के लिए बलों का एक युग्म लगता है। इसके अलावा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय सुई के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर समान बल लगता है तथा विपरीत बल कार्यरत होता है, ठीक है। ये आपने लिखा होगा, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई पढ़ी होगी 10th क्लास में, राहुल सर ने दिखाई भी होगी। तो यहाँ पे जब अपन इस मैग्नेटिक निडल को बिल्कुल फ्री मूव करने के लिए छोड़ते हैं तो ये हो जाती है मस्त, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यूं। तो यहाँ पे भी देखो, इस पे दो अलग अलग बलों का युग्म लग रहा है। मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल इसको अपनी तरफ खींचेगा, साउथ पोल इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगी, उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, उसी की दिशा में आ जाएगी, ठीक है। जब हम किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पोल बल लगाता है, साउथ पोल पे साउथ पोल बल लगाता है, और ये ऐसे थी और ये ऐसे हो जाती है। मान लो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, ठीक है, ऐसे हो जाती है, मतलब बलों के युग्म की वजह से ऐसा होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय सुई के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर समान एवं विपरीत बल कार्यरत होते हैं। इस स्थिति के अतिरिक्त जब कोई सुई
जब सुई उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है तब दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है तथा अतः सुई पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल युग्म उपस्थित है। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। पहली बात तो एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, दिशा विपरीत है, क्रिया रेखा एक नहीं है। क्रिया रेखा का मतलब होता है ये भी यहां लग रहा होता है, ये भी यहां लग रहा होता, तो बोलता मैं क्रिया रेखा एक ही है। विपरीत लग रहे हैं, क्रिया रेखा भी अलग अलग है, ठीक है, और विपरीत लग रहे हैं तो बलों का युग्म हुआ जिसकी वजह से वस्तु घूम गई, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा इसके बाद हमारे चैप्टर में जो टॉपिक है ना हमारे पास, वो टॉपिक है हमारे पास हमारा मेन, जैसे हमने अब द्रव्यमान केंद्र पढ़ा वैसे गुरुत्वीय केंद्र नाम की भी चीज होती है। गुरुत्वीय केंद्र वो होता है जहां पर वस्तु बैलेंस हो जाती है। आप लोगों ने देखो ना बड़े बड़े स्टोन्स को, पत्थरों को बोतलों के ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे रख देते हैं, तो वो क्या एक दूसरे के ऊपर चीजें बैलेंस कर लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कई बार टीवी वगैरह में। सो वो गुरुत्वीय केंद्र की वजह से होता है, हमें उन्हें पता होता है कि इसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ है। आप बोलोगे सर उन्होंने कैलकुलेशन करके, नहीं नहीं नहीं, ये सब हमें एक्सपीरियंस से आता है। हर चीज में फिजिक्स नहीं लगा रहे अपन, लगती है लेकिन सब सीखते नहीं है ना, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं। सो ये एक्सपीरियंस से आने वाली चीजें, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक अभी हम स्किप कर रहे हैं, अभी हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर बाद वाले लेसन में जरूर से किसी लेसन में मैं गुरुत्वीय केंद्र भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इस लेसन में हम गुरुत्वीय केंद्र के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो अपन ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, साम्यावस्था, वो पढ़ाऊंगा मैं, उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसलिए इस पार्ट में अपन ने गुरुत्वीय केंद्र को इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। सो वो पढ़ने के लिए जो भी अपन ने पढ़ा ना साम्यावस्था का, घूर्णन साम्यावस्था और रेखीय साम्यावस्था, उसका न्यूमेरिकल करने के लिए एक चीज और समझनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं आघूर्णों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब क्या होता है प्रिंसिपल मूवमेंट, बहुत ही फर्जी चीज है। देखो क्या बोल रहा है ये, एक आदर्श उत्तोलक, उत्तोलक का मतलब होता है लेवलर, या क्या बोलते हैं लेवलर, क्या होता है जैसे ये सीसो जैसे होता है, वो एक लेवलर है, ठीक है ना। एक रॉड है, उस रॉड पे दो बल लग रहे हैं, वो एक लेवलर है, इसी को अपन बोल रहे हैं उत्तोलक, खतरनाक नाम। अनिवार्य रूप से एक हल्की यानी नगण्य द्रव्यमान वाली एक छड़ होती है जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परित घूम सकती है। मतलब इसी लेंथ के अराउंड कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, जिसके अबाउट ये घूम सकती है। अब वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट बीच में हो सकता है, जैसे ये यहां पे पॉइंट है, तो ये भी एक उत्तोलक ही है, ये भी एक लेवलर ही है, ठीक है ना। यहां पे सीसो होता तो भी लेवलर ही है, यहां पे घूम सकती तो भी लेवलर ही है ना। आधा पार्ट देखो छोड़ दिया मैंने बीच वाला, इतना तो भी लेवलर ही है। सो बेसिकली इसी की लंबाई के अनुदिश कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये गोल गोल घूम सकती है, ऐसा इसने बोला, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे उसको हम फिक्स करते हैं या किलकित करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा आलम्बन या फिर फुलक्रम बोलते हैं इसको। फुलक्रम क्या होता है, फुलक्रम वो पॉइंट होता है या आलम्बन वो पॉइंट होता है जहां से उसको किलकित करते हैं, ठीक है ना, पिवोटेड करते हैं, जैसे ये इसका फुलक्रम है, या फिर इसको हम बोलेंगे आलम्बन। ये जिस भी पॉइंट से आपने उसको पिवोटेड या किलकित किया है, ठीक है। देखिए जैसे सीसो होता है, सीसो में दिख रहा होगा मस्त दो बच्चे एकदम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये आलंबित है या फुलक्रम है, तो ये जो पॉइंट है इसको आलंबन या फिर फुलक्रम बोलेंगे, ठीक है, जिसके अबाउट ये इजीली रोटेशन मोशन कर सकता है, ठीक है। बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर फील। ये है हमारा बुक का डायग्राम, जिसमें इस पॉइंट पे ये आलंबित है या इसका आलंबन पॉइंट है। आलंबन पॉइंट को जनरली ऐसे बनाते हैं, जो फिजिक्स की अच्छी बुक्स आप देखोगे, इवन एनसीईआरटी, वो ऐसे बनाते हैं। मतलब इस पॉइंट पे, शार्प पॉइंट पे इस तरीके से लटका ऐसे। देखो मैं गिरा नहीं सकता, गिर जाएगी, सच में गिर जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। गिर गई ना तो फिर निखिल सर मेरी जान ले लेंगे, ठीक है, तो नहीं कर रहा मैं, बैलेंस हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे ये क्या है, फिक्स, मतलब किलकित है, पिवोटेड है, तो इसको अपन बोलेंगे फुलक्रम, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पे अपने को सीखना है कि ये आघूर्णों का सिद्धांत क्या चीज होती है। तो बेटा देखो आघूर्ण कैसे निकालते हैं, इसका जो बल है ना, इसको इस दूरी से गुणा कर दो, बल जो है ना उसको दूरी से गुणा कर दो। तो देखो बल कौन सा लग रहा है, बल लग रहा है हमारे पास F1 और दूरी कितनी है D1, तो ये एक्चुअली इसका टॉर्क है। ढंग से देखो, बल लंबवत है, घूर्णन अक्ष से दूरी, ये इसका टॉर्क है, और ये टॉर्क इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको धनात्मक ले लेते हैं। फिर ये वाला बल इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव है। बल क्या लग रहा है F2, और दूरी कितनी है इसकी
d2 और ये इसको घुमा कैसे रहा है, क्यों, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। यही बेटा इसका हमारा मोमेंट, ठीक है ना। इसका आघूर्ण ऐसे ही निकालते हैं, जो भी इसका पॉइंट है ना वो लो उससे उसकी दूरी और जो बल लगा रहे हैं उन दोनों का गुणनफल। अच्छा ये जो हमने मोमेंट लिया है ना, जो बलागुण अपन लोगों ने लिया ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला, या ध्यान से सुनना, मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस मान करके ओ पॉइंट को रेफरेंस मान करके मोमेंट निकाला है, अगर इसकी जगह मैं पॉइंट कोई और ले लूं, जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट मुझे घूर्णन निकालना है, तो उस केस में भी मैं सेम चीज करूंगा। उस केस में मैं सेम चीज करूंगा, मैं देखूंगा भाई इस पे और कौन कौन से बल लग रहे हैं। जैसे इस केस में इस पर एक जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, इस पर एक रिएक्शन फोर्स और लग रहा हुआ दिख रहा है आर, ठीक है। तो इस पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, अब जब मैं इसके अबाउट मूवमेंट निकालूंगा ना, इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट, मान लो अभी ये यहां से कनेक्टेड है, तो अगर मेरे को इसके अबाउट मूवमेंट निकालना तो देखना आगे कौन कौन से बल है, कौन कौन से बल है, आर है ना, और ये आर इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे, ये इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे, ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। सो अगर मुझे ए के अबाउट मूवमेंट लेना है तो पहली बात तो ए पे जितने बल लग रहे हैं मूवमेंट पे हेल्प नहीं करते। उस पॉइंट पे जिसको आपने मोमेंट, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो, जिस बिंदु के परित आप निकाल रहे हो, उस पे जो बल होते हैं वो कभी भी जो क्या बोलते हैं हमारा बलागुण है उसमें हेल्प नहीं करते। तो अगर मुझे इस बिंदु के अबाउट बलागुण निकालना है या आघूर्ण निकालना, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक तो ये वाला बल है आर, दूरी d1, कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फिर वो बिंदु F2 बल, दूरी कितनी है इस पॉइंट से, पूरी देखो d1 प्लस d2, और कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, और ये होगा किसके इक्वल, अगर साम्य अवस्था में है तो 0 के इक्वल, अगर है तो साम्य अवस्था में, अदरवाइज नहीं, वरना इतना से लिख के छोड़ देंगे। तो जब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट बलागुण निकालते हैं या आघूर्ण निकालते हैं, तो वो पॉइंट जो हमने चूज करा ना उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप पॉइंट ए ले सकते हो, ओ ले सकते हो, इवन बी भी ले सकते हो, इससे हमारे कंक्लूजन पे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता, एक न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से और फीलिंग आएगी। ओके, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया वही डायग्राम अपन ने यहाँ पे वापस ले लिया। आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ये रहा वो न्यूमेरिकल जिसका डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए नहीं बनाया, डायग्राम हमें खुद से बनाना है। पहले पढ़ लेते हैं, पहले ऐसा करिए आप लोग एक बार पढ़ लें आराम से, मैं फिर रीड कर दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसको ऐसा नहीं आप पॉज करके ट्राई करने लग जाए, नहीं होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं ही कर रहा हूँ। वही पढ़ लेता हूँ। 70 सेंटीमीटर लंबी और 4 किलोग्राम भार की धातु की कोई छड़ दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर दूर रखे शुरधारों, शुरधारों का मतलब होता है किसी शार्प पॉइंट पे रखी हुई है ना, कोई ऐसे शार्प पॉइंट्स अपने लिए, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मतलब कोई दो कीले या कुछ ऐसी गड़ा दी आप लोगों ने, बहुत शार्प से दो पॉइंट है उस पर रखे हुए है ना, शुरधारों यार हिंदी तो बड़ी खतरनाक लिखी है इसमें। इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 किलो द्रव्यमान का एक भार लटकाया गया है। शूरधारों पर लगने वाले प्रतिक्रिया बलों की गणना कीजिए। ठीक है, ये शूरधारों को तो भी पहले डायग्राम समझते हैं। तो ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और लेंथ हमें कितनी दे रखी है इसकी, 70 सेंटीमीटर। तो ये 70 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.7, लिखूं डायरेक्ट, 70 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.7 मीटर। ठीक है, इसके बाद इसका द्रव्यमान कितना है, 4 किलो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, वैसे तो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया ना, द्रव्यमान केंद्र तो सिखा रखा है ना, तो इसका द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, तो इस पे जो बल लगेगा ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल, वो बिल्कुल सेंटर में लगेगा। यानी इस पे लगने वाला ये ले लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सेंटर में लगेगा, mg। यानी इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो भी कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर, 0.35, और इससे भी 0.35, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं एक 0.35। कैसे निकाला, 70 का आधा कर दिया, इसकी से डिस्टेंस उससे भी इतनी होगी। अब इसने क्या बोला,
दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अंदर की तरफ हमें क्या दे रखे हैं, दो शूलधार, दो शार्प इस तरीके से जिसपे लटके हुए 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा 0.1, इससे भी और ये भी 0.1, तो दोनों 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से रखे हुए। ठीक है, अब क्या बोला, इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 किलो द्रव्यमान का एक भार लटका हुआ है। एक सिरे से, मान लो एक सिरा, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखो आप ध्यान से सुनना, ये है 0.35, तो 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.4, 0.4, तो यहां से लिया मैंने 0.4, तो वो यहां कहीं होगा। तो यहां पे एक भार लटका हुआ है और वो भार कौन है, 6 किलो, 6 किलो का भार है। ठीक है ना, जी का मान 10 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का। ठीक है ना, और इसकी दूरी कितनी है इससे, 0.4 लिख देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन करना आ गया ना तो परेशानी नहीं आएगी। पहले प्रश्न में नो डाउट मुझे हो सकता है 2 बार समझाना पड़ जाए, इसके बाद परेशानी नहीं आएगी। तो ये 0.4 मीटर, और इसने अपन को बोला है कि इनके प्रतिक्रिया बलों की गणना करनी। अब कोई जब चीज कॉन्टैक्ट में होती है, वी नो दैट उनमें रिएक्शन फोर्स या फिर अभिलंबन बल लगता है। तो यहां पर 2 अभिलंबन बल लग रहे हैं, तो यहां लग रहा है R1 और एक यहां लग रहा है R2। ठीक है, मैंने सारे बल लिख दिए और मुझे यही कैलकुलेट करना है। और जो वस्तु मैं बता देता हूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किसमें है, साम्यावस्था में। पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, साम्यावस्था में। मतलब ना तो इसमें रोटेशन मोशन हो रहा है, ना तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, मतलब ना तो घूर्णन गति, ना ही इसके अंदर कोई रेखीय गति हो रही है। ठीक है, मतलब इस पे लगने वाला कुल बल और इसमें उत्पन्न होने वाला कुल बलागुण दोनों ही 0 है। ठीक है, देखो बल निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये रेखीय साम्यावस्था में है, अगर ये रेखीय साम्यावस्था में, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूं क्वेश्चन, नो डाउट मुझे पता है कई बच्चों को नहीं आया। देखो रॉड थी, ठीक है, कितने किलो की थी, 4 किलो की रॉड थी। सबसे पहले तो इस पे कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg, 40 न्यूटन का, g का मान 10 ले लो तो 4 × 10 40 न्यूटन नीचे लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि 2 हमारे पास इस तरीके के, क्या ये शूलधार, नाम ही मुझे याद नहीं रहेगा। शूलधार मतलब कोई 2 पॉइंट एजेस हैं, मतलब कोई 2 शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अपन ने रखा है 10-10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमने mg बिल्कुल सेंटर पे लगा दिया, 0.7 मीटर था, तो किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस इसकी 0.35 हो गई। 2 जो शूलधार है इसके अंदर वो 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे थोड़े अंदर की तरफ रखे हुए। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से रॉड है और ये शूलधार कुछ ऐसे रखे हुए है ना। ये बात आई गेस सब फील हो गया होगा सबको, ऐसे कुछ रखे हुए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगा, मतलब इस पर टिका दिया अपन ने इसको। अब अपन ने क्या बोला, इसके बाद अपन ने बोला कि इस पे एक भार लटकाया है अपन ने, इस पे एक भार लटकाया है अपन ने, और वो भार कहाँ है, एक किसी भी पॉइंट से, आप चाहो तो 0.4 यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो। एनसीईआरटी में यहां से लिया हुआ था ना, इसलिए मैंने यहां से बताया। ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी का कभी उठा के देख ली तो कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहां से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे आपने 6 किलो द्रव्यमान का एक भार लटका रखा है। तो बेटा देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास था, द्रव्यमान केंद्र था, वो यहां पे 0.35 मीटर पे। तो 0.4 ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा आगे होगा कंपैरेटिवली, तो इसको थोड़ा सा आगे बना के 60 न्यूटन का बल नीचे लगा दिया, क्योंकि 6 किलो की वस्तु लटकी हुई थी, मतलब यहाँ पे कुछ लटका हुआ है 6 किलो का, है ना। आपको फील कराने के लिए लटका देता हूं मैं, 6 किलो की कोई वस्तु लटकी हुई। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा है। ये यहां से देखो, कई बार अपन ऐसे एरो बना देते हैं, बुक्स में बना हुआ होता है, और देखो एक वस्तु यहाँ पे लटकी हुई है इस तरीके से 4 किलो की, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, फील हो गया होगा अब तो आई गेस मेरे को, सब मेरे अकॉर्डिंग सबको। ठीक है, बस इनकी डिस्टेंस आपको याद रखनी है और फोर्सेस देखनी है। रॉड mg, वस्तु mg, रिएक्शन फोर्स ऊपर, बस हो गया, और कुछ तो है ही नहीं, 4 ही तो बल है। चलो तो बच्चों अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो अपने को इसको रेखीय साम्यावस्था में डालना है। तो रेखीय साम्यावस्था में इस पे लगने वाले कुल जो बल हैं 0 होने चाहिए, ऊपर और नीचे वाले बल बैलेंस होंगे। तो ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, R1 प्लस R2, नीचे कौन कौन से लग रहे हैं, ये तो 60 न्यूटन, और ये इसका द्रव्यमान कितना था हमारे पास 4, जो हमारे पास 40 है ना। ये तो एक तो वस्तु का द्रव्यमान, और एक जो आपने बाहर लटकाया
नीचे कितने लग रहे हैं 60 + 40, ऊपर कितने लग रहे हैं R1 + R2। तो R1 + R2 किसके इक्वल आया 100 के। ये हमारी पहली इक्वेशन किससे आई हमारी रेखीय साम्यावस्था से, क्योंकि हमें R1 और R2 चाहिए, दो अलग अलग वेरिएबल चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए, मिल जाएगी। देखो R1 + R2 आ गया। अब हमें निकालना बेटा इसका बलाघूर्ण या इसका आघूर्ण। तो मैंने आपको बोला आप कोई भी एक पॉइंट जज कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। सो देखो जब भी हमें R1 या R2 या किसी भी ऐसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम जनरली बलाघूर्ण कोई भी ऐसा पॉइंट चूज करते हैं। जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है, इसको अपन क्या नाम दे, चलो इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, और हमारा D पॉइंट है। तो आप इन चारों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। यू कैन टेक A, B, C और D जहां पे ये बल लग रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पॉइंट वो लो जो किसी भी एक चीज को जो आपको निकालना उसको एलिमिनेट कर दे। जैसे अगर मैंने A पॉइंट लिया तो मैंने आपको बोला था जिस पॉइंट पे जो पॉइंट अपन लेते हैं बलाघूर्ण निकालने के लिए उस वाला बल इंक्लूड नहीं होता। भाई जैसे यहां से पिवोटेड है, अब अगर मैं यहां पे कोई भी बल लगा रहा हूं तो ये इसको मोशन थोड़ी ना करने देगी, इसको घूमने नहीं देगी। तो यहां पे जो बल लग रहा है ना R1 ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ आप R2 दिखेगा जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। समझे, मैंने रॉड ली है, एक बल यहां लग रहा है इस पे R1, ये लग रहा है हमारे पास R2, ठीक है ना, एक ये लग रहा है हमारे पास कितना न्यूटन का था 40 न्यूटन का, हाँ 40 न्यूटन का mg, इसकी दूरी है इससे 0.35, एक और लग रहा है 60 न्यूटन का, ये एक और 60 न्यूटन का बल लग रहा है जिसकी दूरी है हमारे पास 0.4, ठीक है, ये 0.1, ये भी 0.1। तो मैंने सारी चीजें लिख डाली। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं A, इसको A पॉइंट बोल रहे हैं, दिस इज योर A, ये B, ये C और ये, तो यहां तो आप जो बलाघूर्ण लोगे या तो A के परित लोगे या तो D के, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। लेने के लिए आप B के अबाउट या C के अबाउट भी ले सकते हो, जो दिल करे वो लो, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे रहा हूं, जो निकालना होता है ना, जैसे R1 और R2 निकालना है तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट ले लो, क्योंकि एक चीज एलिमिनेट हो जाएगी। तो मैंने माना बलाघूर्ण में ले रहा हूं घूर्णन साम्य अवस्था से, ठीक है, देखिएगा क्योंकि बलाघूर्ण सारे क्या हैं 0, तो बलाघूर्ण किसके परित ले रहा हूं मैं A के परित, A के परित। तो A के परित जब मैं लूंगा बेटा ध्यान से सुनना, ये वाला बल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। बस ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये इसको कैसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये किसको कैसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये इसको ऐसे घुमाए यानी ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका बलाघूर्ण पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, कुछ नहीं करना, बस इससे इसकी डिस्टेंस देखनी कितनी है। तो देखो अगर मैं इस 40 न्यूटन वाले बल के बारे में बात कर रहा हूं जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, उसका जो भी बलाघूर्ण होगा या जो आघूर्ण होगा इसका, वो कितना होगा, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। देखो एक पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 0.35, समझिएगा, एक एंड से इसकी डिस्टेंस कितनी थी 0.35, लेकिन मुझे तो A से निकालनी है। अब A खुद एक पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे 0.1, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 0.25। B की A से डिस्टेंस कितनी आ गई 0.25। चलो मैं लिख देता हूं, बल कितना लग रहा है 40 न्यूटन का, डिस्टेंस कितना है AB, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए नेगेटिव। 60 न्यूटन का बल वापस नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और डिस्टेंस कौन लेंगे अपन AC। और ये कैसे घुमा रहा है इसको, भाई 4 ही बल थे, ये तो गया उड़ गया, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है। एक ये वाला R2, इसको कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो R2 और दूरी कितनी है AD, तो ये AD, और ये किसके इक्वल आएगा 0 के, सिंपल। अब देखेगा, अब हम क्या बोल रहे हैं AB की वैल्यू देखो, ये 0.35 थी, ये 0.1 थी, कितनी बची 0.25, माइनस का 40 गुणा 0.25,
-60 गुणा AC की वैल्यू, देखो एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 0.4, जबकि ये तो 0.1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगा हमारे पास 0.3। ठीक है, सिंपल, 0.3 प्लस AD। अब ध्यान से सुनो, पूरी रॉड कितनी है 0.7, जबकि देखो यहां से डिस्टेंस छोड़ दो आप 0.1, यहां से डिस्टेंस छोड़ दो आप 0.1, तो 0.7 में से 0.1 और 0.1 माइनस कर दो, 0.5 बचा, तो एक ही डी से डिस्टेंस कितनी हो गई 0.5। देखो इस पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ क्या दिख रहा है R2, इसलिए मैं बोल रहा था कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, बस गुणा करके R2 निकाल लेते हैं। तो ये 25 आ रहा है, तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिला 10, सॉल्व कर लेंगे ना, इसको नहीं आता ये ऐसे करना, 25 हो गया 100, 4 से 4 कैंसिल, आया माइनस का 10, माइनस इसका पॉइंट हटाया 10 आया कैंसिल, 6 3 18, और R2 का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो R2 इंटू 1/2 लिख देते हैं ना, 0.5 है तो 0। तो देखो ऐसे R2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है -18, -10, -28 प्लस R2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर गया, प्लस हो गया 28। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी आई 28 दूनी 28 दूनी हो गया हमारे पास 56, 56। तो 56 न्यूटन का बल लग रहा है कहां पे R2 में। तो R1 देखो यहां से निकल आएगा, क्योंकि मैं पता है समीकरण 1 से R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना 100, वैल्यू रख दो, R1 पता नहीं, प्लस का 56 इक्वल टू 100 में से 56 करो माइनस, हमें मिला 44, R1 आ गया 44 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा हूं बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है, पहले तो आप कुल बल 0 रखो, ऊपर के बलों को नीचे के बल से बैलेंस करो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी भी एक पॉइंट के अबाउट उसका क्या निकालना है, बलाघूर्ण निकालना है। क्लॉकवाइज घूमे, ऐसे घूमे तो नेगेटिव में, देखो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी एक बिंदु के अबाउट। आप डी के अबाउट भी ले सकते थे, बी के अबाउट भी, सी के अबाउट भी, बट जो निकालना होता है उसको एक पॉइंट मान लो, उससे कैलकुलेशन यूज आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आएगा। आई होप सबको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होगा। आप अपने होमवर्क में लिखिएगा, आपको इसका जो मोमेंट है वो R2 के अबाउट निकालना है, मतलब इस डी के अबाउट, बी के अबाउट और सी के अबाउट। तो सी बी सी डी इनके अबाउट आपको इसका मोमेंट यानी आघूर्ण निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बच्चों, चलो, तो आई होप बहुत लंबी क्लास खिंच गई है, तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, क्वालिटी एजुकेशन उनको भी मिल सके। और बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा जो कोर्स है हमारे लर्न एंड शेयर के ऐप पे वो आप परचेस कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। उनके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके जो नंबर्स हैं वो नीचे आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।